हाँ तो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट, ये है 6 मार्च क्लास 12 फिजिक्स का एक वायरल पेपर। और ये है इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन। आप लोग देख सकते हैं पूरा पेपर मैं इस क्लास में सॉल्व कराने वाला हूं। पेज कितने भी लग जाएं, टाइम कितना भी लग जाए, लेकिन ये पूरा मैं पेपर आज मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। पेपर का एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन मैंने इसमें लिख रखा है, तो एक एक करके हम इस पूरे फिजिक्स के पेपर को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस बार हो 12th में और 6 मार्च को जा रहे हो 12th फिजिक्स का पेपर देने, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि ये फिजिक्स का एक वायरल पेपर है और 6 मार्च को ऐसे ही फिजिक्स का पेपर आएगा। पेपर कोड अपने दिमाग में रख लो 346 जेके। और इस पूरे 100 नंबर के पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन ये पूरा पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। और इस बार फिजिक्स में 6 मार्च को 70 में 65 प्लस लेकर आएंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट। नोट प्रारंभ के 15 मिनट। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ना है। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही क्लासेस मैं आपको देता रहूं। कुछ निर्देश आपको दिए जाएंगे कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड आ, बा, सा, दा, या। ठीक है। खंड आ जो है बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, जिस जो एक एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। खंड सा लघु उत्तरीय प्रश्न होगा फर्स्ट वाला, जो 2-2 नंबर का होगा। और खंड दा भी लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, जो 3-3 नंबर का होगा। और खंड या जो है ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा 5 नंबर का। तो हम एक एक खंड को ध्यान से समझेंगे आंसर के साथ। सबसे पहले हम खंड आ की बात करते हैं। जब हम खंड आ की बात करते हैं तो सबसे पहले भैया हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। खंड आ में सबसे पहले आपके फिजिक्स के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं हम। टोटल 6 क्वेश्चन रहेंगे 6 नंबर के। देखो, इस प्रश्न पत्र के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मतलब ये जो प्रश्न है ना, इसके प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। जैसे देखो, का वाला क्वेश्चन हमारा है 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। मतलब 100 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र है, उसको 10 वोल्ट तक हम आवेशित करते हैं, तो उसमें संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखो, ये न्यूमेरिकल टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻³ जूल, सेकेंड 0.5 इंटू 10⁻³ जूल, थर्ड है 0.5 जूल और फोर्थ है 5 जूल। तो भैया इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी ये हमारे समझ में आएगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का है। ठीक है। और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी हमको दिए जाते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, इस न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना। ये आपके 1 नंबर 2 नंबर में भी आ सकता है। देखो, 100 माइक्रोफैरड धारिता वाला एक संधारित्र है, तो हमें धारिता सी दी गई है 100 माइक्रोफैरड। 100 माइक्रोफैरड। ठीक है। इसको फैरड में बदलोगे तो 100 इंटू 10⁻⁻6 ये फैरड हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपको। माइक्रोफैरड को फैरड में बदलोगे तो 10⁻⁻6 से गुणा होगा। विभव है 10 वोल्ट, तो इसमें विभव हमें वी दिया गया है कितना, 10 वोल्ट। 10 वोल्ट। ठीक है। हमें संचित ऊर्जा निकालनी है, यानी कि यू हमें निकालना है। तो इसको मैं बता देता हूं। इसका एक फॉर्मूला होता है, U इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना भैया। ये फॉर्मूला बहुत काम का है। तो यहाँ पे U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/2। C की वैल्यू आपकी है, देखो ऊपर 100 इंटू 10⁻⁻6 है, इंटू V का स्क्वायर है। तो भैया 10 का स्क्वायर करोगे तो इसको हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। 10 का स्क्वायर का मतलब 10 गुणे 10। ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ये 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, इसको ऐसे कट कर देते हैं। ठीक है। तो U इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इस 5 को हम आगे ले आएंगे 5 इंटू ये 100 है, ये 10 है, तो 100 और 10 का गुणा होगा तो 1000 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6। देखो, ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर 3 नंबर में भी आ सकता है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो U इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 इंटू 1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। ठीक है। इंटू ये 10⁻⁻6 हो गया। अब देखो, U इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 इंटू
ये 10 के पावर 3 है, ये -6 है भैया, 3 में से 6 जाएगा तो देखो जो माइनस वाला बड़ा है तो यहाँ पे 10 के पावर -3 बचेगा और जूल, यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही हो जाएगा ऊर्जा, संचित ऊर्जा। तो देखो हमारे ऑप्शन में कहीं ये है कि नहीं है, ऑप्शन को अपने हम देखते हैं और देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा भैया। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 5 इंटू 10⁻³ जूल, यही बिल्कुल सही होगा। देखो मैंने इसलिए इसका आंसर बता दिया ताकि आपको भैया अगर ये 1 नंबर 2 नंबर में भी आए ना तो कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में, ये ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन खा वाला देखो, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है चालक के किस पर, मतलब किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है वो किस पर निर्भर करेगी, लंबाई पर, मोटाई पर, पदार्थ पर, या इनमें से किसी पर नहीं। तो भैया पदार्थ पर निर्भर करेगी, किसी चालक की जो प्रतिरोधकता है ना वो पदार्थ पर निर्भर करती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, तो पदार्थ पर ये निर्भर करती है। चलो गा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, ध्यान से समझना। लेंज का नियम किसके संरक्षण के अनुरूप उत्पन्न होता है। देखो आपने लेंज का नियम पढ़ा होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर में। तो लेंज का नियम जो है वो किसके संरक्षण नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, आवेश, संवेग, ऊर्जा या द्रव्यमान। भैया लेंज का नियम जो है ना वो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ध्यान से क्लास को देखना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। घा, वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है वो है, मतलब वो घटना जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति दर्शाती है कौन सी है, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण या अपवर्तन। तो भैया आपका जो ध्रुवण है ना ये एक ऐसी घटना है जो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग को प्रदर्शित करती है, तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। घ नंबर क्वेश्चन देखो, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। यानी अगर आपको पी टाइप का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में आपको क्या मिलाना पड़ेगा, ये अर्धचालक चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर जो है उसका क्वेश्चन है। तो फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। भैया अगर आपको पी प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध जर्मेनियम में आपको एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ये ध्यान रखना। चलो अंगा नंबर 4 नंबर, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर करती है, मतलब किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंग की तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर या संवेग पर। तो भैया आवेश पर वो डिपेंड करती है, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किस पर निर्भर नहीं करती है, सॉरी यहां पे गलत पढ़ लिया मैंने, किस पर निर्भर नहीं करती, तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है, ये ध्यान रखना। क्योंकि मैंने बताया था आपको, ठीक है, लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य या चपान एम बी, या चपान एम बी, या इसी को लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं या चपान पी, या चपान पी। तो देखो यहां पे जो आपकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य है वो देखो द्रव्यमान पर निर्भर कर रही है, यहां पे m द्रव्यमान है, वेग पर भी निर्भर कर रही है, v वेग है, यहां पे संवेग पर भी निर्भर कर रही है, p है आपका संवेग, लेकिन आवेश पर ये निर्भर नहीं करती है, यानी कि आपका बिल्कुल सही होगा, आवेश पर ये निर्भर नहीं करती। बस हो गया, टोटल 6 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, काखा गघा अंगा और चा करके आपका 6 नंबर एब्सोल्युटली कंप्लीट हो गया है। बट अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताने वाला हूं। चलो खंड बा पे चलते हैं, एक एक नंबर का ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा, इसको समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलो हमने कहा कि पूरा सॉल्यूशन देंगे तो देंगे भाई, नो टेंशन जब तक है हम। सबसे दूसरे का है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। देखो एक एक नंबर के आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहां पे रहेंगे, ये भी 6 क्वेश्चन रहेंगे, 6 नंबर। तो पहले इसको समझते हैं, फिर लघु उत्तरीय प्रश्नों का भी हम आंसर देंगे। मैं बोलता रहता हूं भैया, टेंशन मत लो। समविभव पृष्ठ क्या है, तो देखो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में का वाला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ क्या है। अब नाम से आप सोचो, नाम से दिमाग लगाओ, समविभव मतलब समान विभव। तो देखो किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो पृष्ठ जिस पर स्थित सारे बिंदुओं पर विद्युत विभव बराबर हो, वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा। जैसे आपका ये एक पृष्ठ है, मान लो हमने ले लिया है,
ठीक है। इस पर जितने भी बिंदु हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इन जितने भी बिंदु है सब पर विभव जो है वो समान है, एक समान विभव सब पर है। तो इस प्रकार इस पृष्ठ को हम समविभव पृष्ठ कहेंगे। एक नंबर में बस आप डेफिनेशन ही लिख दोगे जो ऊपर लिखा है ना, तो आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा मत लिखना, एक नंबर के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी है, इतना लिख दोगे आपको नंबर दे देगा एग्जामिनर, एक नंबर में इतना ही मिलेगा। ठीक है, चलो खा वाला क्वेश्चन देखो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल? तो देखो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, ध्यान से समझो। सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं, मान लीजिए सेल की प्लेटों को हमने तार द्वारा जोड़ दिया, तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, मतलब तार में जो विद्युत धारा है ना वो सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी, और सेल के अंदर उसके घोल में जो धारा है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। मतलब तार में जो धारा है वो धन से ऋण की ओर बहेगी, और उसके अंदर सेल के भीतर जो घोल है उसमें ऋण से धन की ओर बहेगी। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सिंपल सा है, मैं एक बार पुनः समझाना चाहूंगा। देखो, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है, और सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। जो सेल के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसमें जो घोल के द्वारा, सेल के अंदर जो घोल है उसके द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होता है, जो रुकावट उत्पन्न होता है, उसी को ही हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर हमारा हो गया। तो खा वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अभी तो 2 क्वेश्चन हमने पढ़े, बस इतना लिख देना, नंबर मिल जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। अब आगे बढ़ते चलो, इनको मैं हटाता हूं। ये गा वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। गा वाला क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आपको क्वेश्चन 1 नंबर में यहां पे दिख रहे हैं, ये 2 नंबर या 3 नंबर में भी आ सकते हैं। कसम नहीं खाया है इसने कि भैया हम एक ही नंबर में आएंगे, ये ध्यान रखना। 2 नंबर 3 नंबर दोनों में ये पूछा जा सकता है, तो भैया हर परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको तैयार रहना है। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है समझ लो। एम्पियर का परिपथीय नियम देखो, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। मतलब कहा जा रहा है किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आपका बी होता है, बी, ठीक है, इसका जो रेखीय समाकलन है, बी वेक्टर ले लीजिए सदिश रूप, ठीक है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन है वो किसके बराबर होता है? उस वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है, यानी कि आई का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, बस यही है मेरे भाई एम्पियर का परिपथीय नियम। ठीक है, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर यहां पे, ठीक है, इक्वल टू बंद पृष्ठ है तो मैंने क्लोज इंटीग्रेशन लिया है म्यू नॉट इंटू आई, यानी किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखा समाकलन उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल वैद्युत धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, देखो डीएल है लघु अवयव, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? धारा का म्यू नॉट गुना होगा, तो म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, तो यही आपका एम्पियर का परिपथीय नियम होगा, क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी बी क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। डीएल क्या है? डीएल है बेटा लघु अवयव, अल्पांश अवयव जिसको बोलते हैं लघु अवयव। ठीक है, ऐसे लिख देना। म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है, यहां पे लिखा है देखो, जहां म्यू नॉट निर्वात की निरपेक्ष चुंबकशीलता है। ठीक है, तो यहां पे कहा गया कि किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का रेखीय समाकलन जो है
वो उस बंद वक्र द्वारा घिरे क्षेत्रफल में से गुजरने वाली कुल धारा I का म्यू नॉट गुना होता है। बस यही है बेटा एम्पियर का परिपथीय नियम। चलो ये भी हो गया। बहुत टाइम हमें नहीं लगाना है क्योंकि एक एक नंबर में बहुत ज्यादा समय मत वेस्ट करना, ये ध्यान रखना। दूसरा घा, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहुत डीप नहीं जाएंगे। देखो चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल सा है, जैसे हमने विद्युत फ्लक्स पढ़ा था कि विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैसे चुंबकीय फ्लक्स क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। लेकिन कैसे लिखेंगे? देखो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ पर चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, उस पृष्ठ का, यहाँ पे का कर देना, उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र में कोई पृष्ठ स्थित है, हम मान लेते हैं ये वाला आपका एक पृष्ठ स्थित है ऐसे कुछ। ठीक है, अब इस पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाले, जैसे यहां से देखो ये अभिलंबवत गुजर रही हैं कुछ चुंबकीय बल रेखाएं। मान लो जो पृष्ठ आपने लिया है इसका क्षेत्रफल a है और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो b है। ठीक है, तो इस पृष्ठ से जो अभिलंबवत गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, इन्हीं की संख्या को ही हम चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। या आप सिंपल कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। देखो ये लंबवत गुजर रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कोई कंडीशन आ जाती है कि हमारा जो चुंबकीय फ्लक्स है, ऐसे आप लोग एक पृष्ठ बना लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में ये स्थित होगा। मान लीजिए वो कुछ इस प्रकार से अगर जा रही है, ये देखो, ठीक है, कुछ इस टाइप से अगर जा रही है तो यहां पे एक थीटा कोण बनेगा। देखो इनके बीच में एक थीटा कोण बनता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई, चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई इक्वल टू आपका हो जाएगा जो चुंबकीय क्षेत्र बी है और जो आपका क्षेत्रफल ए है, ये इसका फॉर्मूला होगा फाई इक्वल टू वी ए। ये चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा, फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बी है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ए है आपका क्षेत्रफल। अब यहां से अगर हम फाई, मान लीजिए ये थीटा कोण बना रहा है, चुंबकीय बल रेखाओं और पृष्ठ के बीच थीटा कोण बन रहा है, तो इसी का फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा फाई इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। ये भी चुंबकीय फ्लक्स का ही फॉर्मूला है। बहुत डीप मत जाना, एक नंबर में आता है तो चित्र उत्र बिल्कुल ना बनाना तो ठीक ही रहेगा। ठीक है, मात्रक थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। इसका मात्रक अगर जाने हम लोग तो मात्रक इसका हो जाएगा वेबर, मात्रक होगा वेबर। ठीक है, मैं ऐसे बता देता हूं, थोड़ी जानकारी रखिए। विमा अगर हम लोग देखें, विमा, ठीक है, तो विमा की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो वो आपका हो जाएगा ml2 t के पावर -2 a के पावर -1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। कोई आपसे पूछे बेटा ये कैसी राशि है, अदिश है कि सदिश है, तो वो भी हम बता देते हैं। देखो पूरी जानकारी रखिए, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो राशि ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना लिख देना चुंबकीय फ्लक्स में अगर एक नंबर में आता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या को उस पृष्ठ का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई इक्वल टू वी ए, थीटा कोण बनना है तो फाई इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। मात्रक वेबर होगा चुंबकीय फ्लक्स का, बीमा ml2 t-2 a-1 होगा और राशि जो होगी अदिश होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई, टाइम वेस्ट नहीं। अंगा नंबर, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखिए जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। वो कौन सा भौतिक सिद्धांत है जिस पर हमारा ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु कार्य करता है? ठीक, ठीक है, तो यहां पे आप लिख दो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये एक ऐसा भौतिक सिद्धांत है जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। बस हो गया मेरे भाई, ये भी मैंने आपको समझा दिया। देखते चलो, एक क्वेश्चन और है एक नंबर में। देखो देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये भी मैं बता देता हूं देहली आवृत्ति क्या है। देखो आपतित प्रकाश की वो न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, यही इसकी महत्व है। मतलब मान लो भैया कोई धातु है, हम मान लेते हैं ये कोई मैंने मेटल ले लिया है, मैंने कोई धातु ले लिया है।
इस पर हमने क्या किया, एक प्रकाश आपतित किया, प्रकाश इस पर आकर गिरा। अब इसमें भैया जो आपका धातु है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो ये हमारी प्रकाश आकर इस धातु पर गिरी है, इसकी वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से, अब ये जब इस धातु की सतह पर प्रकाश गिरा तो क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये उत्सर्जित होने लगे, बाहर आने लगे। तो इन इलेक्ट्रॉनों को हम प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, प्रकाश इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। और इस घटना को हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। मतलब जब किसी धातु पर कोई आपतित प्रकाश आकर आपतित होता है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इन इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा इस घटना को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन या प्रकाश विद्युत प्रभाव बोलते हैं। अब देहली आवृत्ति की बात की गई थी, तो आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके वो देहली आवृत्ति कहलाएगी। इसे म्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और अगर देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति वाला प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरेगा तो भैया इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे म्यू नॉट से इसको डिनोट करते हैं। अगर इसका फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा समझना चाहें तो वो भी समझ लेते हैं क्योंकि जरूरी है समझना, ठीक है। देखो इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। म्यू नॉट इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है सी अपान लैम्डा नॉट, सी अपान लैम्डा नॉट। ये फॉर्मूला होता है देहली आवृत्ति का। अब म्यू नॉट है देहली आवृत्ति, सी क्या है मेरे भाई, सी क्या है और लैम्डा नॉट क्या है। देखो सी है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल आपको पता होगा कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। लैम्डा है देहली तरंग दैर्घ्य, देहली तरंग दैर्घ्य, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, याद रखना। बहुत खास कुछ है नहीं इसमें, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने सिंपल सा आंसर दिया। सारे क्वेश्चन का हम आंसर पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लेना जब तक हैं हम, ठीक है। चलो इनको भी अब हम हटाते हैं, ये सब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो हमारा जो एक एक नंबर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न था, टोटल 6 क्वेश्चन था, 6 के 6 क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, ये भी 6 नंबर आपका कंप्लीट। अब जो खंड सा होगा ना, ये भैया 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। इनको समझना बेहद जरूरी है क्योंकि 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों को हम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। 2-2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न ये हमारे हैं। तो देखो क्या है, समझो, मैं सबका आंसर दूंगा, आप टेंशन मत लेना जब तक आपके भैया शुभम है। देखो तीसरे का एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व या रैखिक आवेश घनत्व 10 × 10⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। भैया लघु उत्तरीय प्रश्नों में बहुत ज्यादा आता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारा का वाला क्वेश्चन है मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, वही क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको समझो, थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है आपको। देखो एक डेरिवेशन है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश के कारण r दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, वही वाले फॉर्मूले से ये न्यूमेरिकल हमारा लगेगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो पहले जो जो दिया गया उसको लिखो। देखो हमें रेखीय आवेश घनत्व दिया गया, इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हमें दिया गया है 10 × 10⁻⁸ कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, ये हमें इतना दिया गया, ये रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। अब तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो आर की जो वैल्यू दी गई है वो 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में बदलेंगे भैया तो आपका आएगा 2 × 10⁻⁻2, ये मीटर अब होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपको मीटर में इसको बदलना है तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो आपको क्या करना होगा, 100 से इसको डिवाइड कर देना है 2 को, ठीक है। देखो मैं समझा देता हूं, देखो आपको पता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, तो 2 सेंटीमीटर को अगर आपको मीटर में बदलना है ना तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 को 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2/100 करना है। तो आपका हो जाएगा 2/100 को लिख सकते हैं 10⁻2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 × 10⁻−2, ये मीटर अब हो जाएगा। तो ऐसे आपको बदलना है, अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 10⁻−2 यानी कि 100 से आपको डिवाइड करना होगा। अब देखो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है
देखो ऐसे लिखेंगे, अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के रेखीय आवेश, रेखीय आवेश के कारण, के कारण आर मीटर, आर मीटर की दूरी पर, दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इसका फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है कुछ इस प्रकार से, आप लोग देखना, E इक्वल टू आपका होता है लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, कुछ इस टाइप का आपका फॉर्मूला होता है। लेकिन इसको थोड़ा और आसान भाषा में अगर हम लोग लिखें, क्योंकि न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करना है, तो E इक्वल टू आ जाएगा, देखो ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 2 से गुणा कर दो, तो ये आपका नीचे जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू ऊपर भी 2 से गुणा होगा तो 2 लैम्डा हो जाएगा अपान आर। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं, थोड़ा इजी इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब चलो वैल्यूज को रखते हैं और न्यूमेरिकल फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो E इक्वल टू देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁹ होता ही है, इंटू 2 हो जाएगा, इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू ऊपर देखो कितनी है, 10 गुणे 10⁻⁻8, तो यहां पे हम लिख देंगे 10 गुणे 10⁻⁻8, ठीक है, अपान आर, आर की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है उसको लिख देते हैं मेरे भाई, ये 2 गुणे 10⁻⁻2 मीटर, तो यहां पे हो जाएगा 2 गुणे 10⁻⁻2, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, हो गया। तो E इक्वल टू हमारा आ गया, देखो ध्यान से समझो, ये 9 इंटू, ये 10⁻9 है, इसके पावर 1 है, तो 9 और 1 जुड़ जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा, गुणे 10⁻−8 हो गया, और गुणे 10⁻−2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻+2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब देखो E इक्वल टू हमारा हो जाएगा 9 इंटू, पहले प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं, 10 और 2 दोनों प्लस में है तो 12 हो जाएंगे, 10⁻12 गुणे 10⁻−8। अब घटा देंगे भैया, तो E इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻12 है, ये आपका 10⁻8 है, तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है, 10⁻4, और न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है, यही इसका मात्रक हो जाएगा मेरे भाई, और यही आंसर भी हमारा हो जाएगा। तो कुछ था नहीं इसमें, हमें सब कुछ दिया ही गया था, मेरे रेखीय आवेश घनत्व दिया था, दूरी दी गई थी, हमें ये फॉर्मूला लगा देना है और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलो 2 नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको हटाऊंगा और यहाँ पे खा वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। खा वाला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ये देखो, ये भी 2 नंबर में आता है। अब देखो स्टूडेंट, हम इसका खा वाला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण चैप्टर का शायद ये क्वेश्चन है। देखो, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट होगा। तो इसको ऐसे मत देखो क्वेश्चन को, मतलब बहुत इजी है मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन, ठीक है, सिर्फ आपको समझना है। कैसे समझोगे, देखो आपको क्या कहा जा रहा है कि किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, तो यहां पे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे स्वप्रेरण गुणांक हमें दिया गया है 80 मिली हेनरी, यानी कि यल की वैल्यू हमें दी गई है 80 मिली हेनरी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो मिली हेनरी को पहले हेनरी में बदलेंगे, तो ये 80 गुणे 10⁻³ हेनरी ये हो जाएगा, मतलब 10⁻³ हेनरी, ठीक है, मतलब मिली हेनरी को अगर आप हेनरी में बदलेंगे ना तो 10⁻³ से गुणा करना होगा, ठीक है। अब डेल्टा आई की वैल्यू कितनी है, देखो क्या कहा जा रहा है कि कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर हो जाएगी। तो देखो 5 में से आपको शून्य को घटा देना है, ठीक है, क्योंकि शून्य से 5 हो रही है तो 5 माइनस शून्य आपको करना है। तो डेल्टा आई इक्वल टू आपका 5 एम्पियर हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। अब कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट होगा। आपको विद्युत वाहक बल ई की भी वैल्यू दी गई है 400 वोल्ट, ठीक है। आपको निकालना है समय, समय निकालना है डेल्टा टी,
ये हमें निकालना है। तो चलो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं। देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक फॉर्मूला होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसका भैया एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला कौन सा है शायद आपको पता हो। क्या होता है फॉर्मूला, देखो E इक्वल टू आपका होता है L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। ये फॉर्मूला होता है E इक्वल टू L डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, ठीक है। जहां पे L आपका है स्वाप्रेरण गुणांक, ठीक है, डेल्टा आई है समय, डेल्टा आई है धारा, डेल्टा टी है समय। तो डेल्टा टी हमें निकालना है, तो डेल्टा टी को हम इधर ले आएंगे भैया, डेल्टा टी। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा L डेल्टा आई बाई ई हो जाएगा। यहां पे डेल्टा टी के जगह पर ई आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। अब इसी पे वैल्यू रख देंगे, तो डेल्टा टी इक्वल टू हमारा हो जाएगा एल की वैल्यू कितनी है ऊपर देखो 80 गुणे 10 की पावर माइनस 3, तो ये हो जाएगा 80 गुणे 10 की पावर माइनस 3, ठीक है, इंटू डेल्टा आई की वैल्यू है 5 एम्पियर, तो इसको 5 कर देंगे, ठीक है, अपान ई की वैल्यू है 400, तो इसको 400 कर देंगे। अब देखो कितना अच्छे से हम इसको डिवाइड करते हैं। देखो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा, टोटल आपका जो बचा डेल्टा टी ना वो आ गया हमारा 10 के पावर माइनस 3 बचा है, तो 10 के पावर माइनस 3 सेकेंड। यही हमारा आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यही टाइम हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका था कि किसी कुंडली का स्वाप्रेरण गुणांक 80 मिली हेनरी है, इस कुंडली में कितने समय में धारा शून्य से बढ़कर 5 एम्पियर होने पर विद्युत वाहक बल 400 वोल्ट होगा। तो समय जो होगा 10 की पावर माइनस 3 सेकंड होगा। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास लंबी होती जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे एग्जाम में। तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, उठा लो अपना कॉपी पेन, देख लो। देखो लैम्डा की वैल्यू हमें सीधा सीधा दी गई है, कुछ करना नहीं है। 5 इंटू 10 दी पावर माइनस 7 मीटर दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना है फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा जो हमारी होती है ना वो ई होता है, तो ई इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है एच सी अपान लैम्डा। कुछ चीज और जान लो, देखो एक होता है प्लांक नियतांक एच, इसकी वैल्यू होती है 6 गुणे 6 गुणे 10, 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद में प्रकाश की चाल की भी वैल्यू जान लो, सी, ये होता है 3 इंटू 10 दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना है ई, यानी कि फोटान की ऊर्जा हमें निकालनी है, तो अब हम निकालेंगे। देखो फोटान की ऊर्जा जो ई का फॉर्मूला होता है ना वो एच म्यू होता है, एच म्यू ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब चूंकि म्यू इक्वल टू सी अपान लैम्डा होता है, तो या इसी फॉर्मूले को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ई इक्वल टू एच सी अपान लैम्डा, एच सी अपान लैम्डा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले के जरिए हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो ई इक्वल टू देखो एच की वैल्यू जो है वो कितनी है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34, तो ये हो जाएगा 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 गुणे प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की पावर 8, तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 अपान लैम्डा की वैल्यू जो है वो है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7। अब इसी को सॉल्व कर लो बहुत प्यार से, देखो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ये 6.6 और 3 का गुणा होगा तो आपका ये 19.8 आ जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस 34 है, ये 8 है भैया, प्लस माइनस माइनस 34 में से 8 जाएगा तो 10 की पावर माइनस 26 बचेगा, ठीक है। इस 10 के पावर माइनस 7 को भी ऊपर ले जाएंगे तो 10 के पावर प्लस 7 हो जाएगा, ये देखो, ठीक है, इतना हो गया। और नीचे आपका 5 है, 5। अब 19.8 को 5 से कट करेंगे भैया तो आपका अप्रोक्स आएगा 3.96 आएगा, इतना लगभग, ठीक है। तो हमारा ये हो जाएगा, ध्यान से समझना, ई इक्वल टू हमारा हो जाएगा 3.96 गुणे ये 10 की पावर माइनस 26 है, ये 7 है भैया, माइनस है ये प्लस है, 26 में से 7 जाएगा तो आपका हो जाएगा 10 के पावर माइनस 19। अब ये बोल्ट होगा, क्या बोल्ट में आएगा, लेकिन आपको भैया इलेक्ट्रॉन बोल्ट में निकालना है। देखो ऊपर लिखा है
फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालोगे तो हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 जूल। ये इतनी वैल्यू होती है। तो अगर हमें इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है ना, तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आपका आएगा E = 3.96 गुणे 10⁻⁻19 अपान 1.6 गुणे 10⁻⁻19। -19 से -19 कैंसिल। जब आप 3.96 को 1.6 से डिवाइड करोगे तो आपका लगभग आएगा 2.475, इतना आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारा जो ई फोटान की जो ऊर्जा आएगी वो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब आंसर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस हो गया मेरे भाई, ऐसे ही करना है, कुछ करना नहीं है। हमें लैम्डा दिया गया था, प्लांक नियतांक की वैल्यू पता थी, प्रकाश की चाल, हमने E = hc/लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाया और फाइनली हमारा आंसर जो आया था वोल्ट में वो 3.96 गुणे 10⁻⁻19 आया। फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किया तो इसको मैंने 1.6 गुणे 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ये हमारा आंसर आ चुका है। बस हो गया मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अभी देखते जाओ, अभी तो मैं और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो 2 नंबर इसका भी कंप्लीट। एक क्वेश्चन आपका है घा वाला, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है। इसको आप खुद से पढ़ लेना, पी प्रकार का अर्धचालक क्या होता है। अभी मैं नीचे के भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा, 3-3 नंबर वाले, टेंशन मत लेना, लेकिन इसको आप खुद से पढ़ना अर्धचालक चैप्टर से। तो 4 क्वेश्चन थे 2-2 नंबर के, 8 नंबर आपको इसके लिए भी मिल चुका है। अब खंड दा पे हम लोग चलते हैं भैया। 3-3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं हम लोग 3-3 नंबर वालों को। देखो, किसी धारावाही चालक में धारा घनत्व J, अनुगमन वेग Vd तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक है। यही आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका हो जाएगा J = एनी Vd होता है शायद, इसी में आपको संबंध स्थापित करना है, ठीक है। J = एनी Vd, ठीक है, J = एनी Vd, ये फॉर्मूला होता है, इसको आपको प्रूफ करना है। दूसरा खा, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए। भैया अक्षीय स्थिति पर विभव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 2 का, ये चैप्टर 3 का, ये चैप्टर 2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो 2 क्वेश्चन है गा और घा, इसका मैं आंसर भी बताऊंगा, नो टेंशन नो डाउट जब तक है हम। देखो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए भैया। प्रकाश विद्युत व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है, ये तरंग प्रकाश की चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर। तो इसको मैं बता देता हूं, यहां पे ध्यान से देख लो, व्यतिकरण तथा विवर्तन में क्या अंतर है। देखो, व्यतिकरण और विवर्तन, इधर व्यतिकरण इधर विवर्तन लिखा है। देखो, व्यतिकरण में फर्स्ट है, यह घटना 2 कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले 2 पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। मतलब व्यतिकरण जो है, ये जो घटना है 2 कला संबद्ध स्रोतों से चलने वाले 2 पृथककृत तरंगाग्रों के बीच अध्यारोपण का परिणाम है। विवर्तन, ये घटना एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से चलने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। मतलब व्यतिकरण में जितनी भी दीप्त फ्रिंजें हैं एक समान तीव्रता की होंगी, और इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें विभिन्न तीव्रताओं की होती हैं तथा तीव्रता के घटते क्रम में होती है। तीसरा डिफरेंस, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें एक समान तीव्रता की होती हैं। यहां पे दूसरा रहेगा, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। यहां पे लिख देना आप लोग व्यतिकरण में, इसमें सभी दीप्त फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, जबकि इसमें सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। चौथा, इसमें निम्नलिखित प्रायः पूर्णतया अंधकारमय होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। बस 4 डिफरेंस आप लोग लिख देना, काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको डिफरेंस जाकर लिख देना है। घ नंबर देखो मेरे भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के कुछ नियम लिखना है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है।
तो ये रहे प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, जानना जरूरी है क्योंकि काफी ज्यादा स्पेशल है मेरे हिसाब से। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन क्या होता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जब कोई प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इस घटना को ही हम प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहेंगे। लेकिन इसके कुछ नियम कानून हैं, वो मैं आपको बता देता हूं यहां पे। देखो, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम निम्नलिखित है। सबसे पहला देखो, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इसके जो निकलने की दर या उत्सर्जन की जो दर है ना, इस आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जितनी तेज ये तीव्रता, जितनी तीव्रता से ये आकर गिरेगी इस धातु की सतह पर, उतनी ही तेजी से प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। दूसरा देखो क्या है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। मतलब जो ये हमारे प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं ना, इनकी जो गतिज ऊर्जा है ये इस प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब इस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ना, अगर इस प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाया जाएगा तो ये भी बढ़ेगी, सिंपल सा है। चौथा, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। यह न्यूनतम आवृत्ति देहली आवृत्ति भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये जो प्रकाश आपका इस पर आकर गिरा है, अगर इसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम है, यानी कि न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो भैया इस धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखना। पांचवा, प्रकाश के धातु की सतह पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉन के सतह से बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों ना हो। मतलब जैसे ही ये प्रकाश इस धातु की सतह पर गिरेगा, इससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगेंगे। इस प्रकाश की धातु के सतह पर गिरने और इस इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, जैसे गिरेंगे तैसे ये निकलने लगेंगे। बस इतना सा आपको जाकर छाप देना है एग्जाम में मेरे भाई, नंबरों की बारिश हो जाएगी। हो गया हो गया। चलो, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हुआ। अब ये भी समझ में आपको आ गया। ये भी हमारा घा वाला क्वेश्चन है। एक अंगा नंबर क्वेश्चन है, उसको भी जान लेते हैं। देखो, एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति याद कीजिए भैया। किरण प्रकाशिकी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप लोग जाकर क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाना, आपको ये क्वेश्चन वहीं पे मिल जाएगा। जाना, देखना, पूरे क्वेश्चन का आंसर मैंने उसमें दिया है। मैंने एक सीरीज चलाई है चैप्टर 1 से 14 तक, सारे क्वेश्चन मैंने उसमें बताया। उसमें ये क्वेश्चन मैंने बताया है, मुझे याद है। तो प्लेलिस्ट में जाना, क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना, ठीक है। तो ये हमारे काखा गाघा अंगा 5 क्वेश्चन थे, 3-3 नंबर के। 15 नंबर आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अभी 15 नंबर का और 5 क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 3 नंबर वाले हमारे 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन। देखो, 5वें का चोक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाइए। चोक कुंडली, इसके बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूं, आप लोग वही प्लेलिस्ट जाकर देख लेना। जो भी क्लासेस मैंने दी थी ना सीरीज में, उसमें आपको ये टॉपिक्स मिल जाएंगे। खा, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख द्वारा समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं लिखिए भैया, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमाणु चैप्टर में। घा, द्रव्यमान क्षति से क्या तात्पर्य है, नाभिक चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगा, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो, इसका आंसर मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्लास ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुकी है। इसका आंसर मैंने अलग अलग क्लासेस में आपको बताया है, और अगर आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो इसका आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। नो टेंशन, जब तक है हम। अब हमारा खंड या आता है, इसमें 5-5 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, 20 नंबर आपको मिलेंगे। क्वेश्चन तो 8 रहेंगे, लेकिन चारों क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे देखो,
वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनको परिपथ बनाकर समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर में अक्सर आता है। नहीं पता तो अथवा लगाए। इसमें हर एक क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र खींचकर उसकी साम्य अवस्था का प्रतिबंध निकालिए, 5 नंबर। तो दोनों में से कोई एक आपको करना है, ठीक है। ये दोनों विद्युत धारा चैप्टर के हैं। 7 नंबर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, 5 नंबर। नहीं पता तो अथवा लगा है। गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, 5 नंबर, ठीक है। तो ये आपके 5-5 नंबर के मतलब 2 क्वेश्चन रहेंगे, एक ही करना होगा। हर क्वेश्चन में आपको इसमें ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो नो टेंशन। 8वां क्वेश्चन देखो, क्वांटम मॉडल के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या कीजिए तथा प्रकाश विद्युत समीकरण 1/2 mb max स्क्वायर इक्वल टू h म्यू माइनस म्यू नॉट को व्युत्पादित कीजिए। ये आप कर सकते हैं। नहीं पता है मेरे भाई तो ये देखो अथवा लगा है। तरंग प्रकाश की चैप्टर का क्वेश्चन है। तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए, 5 नंबर। दोनों में से कोई एक करना है। 9 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा स्तर आरेख खींचिए तथा स्पेक्ट्रमी रेखाओं की लाइमन बामर तथा पाश्चन श्रेणियों की उत्पत्ति समझाइए। इन श्रेणियों में से कौन सी स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में निकलती है, 5 नंबर। अथवा लगा है। ये अर्धचालक चैप्टर का क्वेश्चन है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ चित्र खींचिए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए, 5 नंबर। भैया पूरा पेपर अब जाकर हमारा यहाँ पे फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो नो डाउट आपको सारे के सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो समझ में आ चुके होंगे। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे देखो ध्यान से, आपके 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 6 नंबर के अतलग उत्तरीय प्रश्न होंगे, 8 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 2 नंबर वाले होंगे और आपके 30 नंबर के 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और 20 नंबर के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। टोटल जोड़ो 6 6 12 12 8 20 20 30 50 50 20 70। तो यहाँ पे आपका 70 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखो ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये दोनों मिलकर 38 नंबर के आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान दीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़िए, बहुविकल्पीय और लघु उत्तरीय के आप क्वेश्चंस को पढ़िए, लेकिन बहुत ज्यादा जितना हो सके उतना ही पढ़िए। बाकी लघु उत्तरीय प्रश्नों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो पूरा पेपर आपको समझ में आ चुका होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, क्लास बहुत इंटरेस्टिंग थी। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।